गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन जो आपका थर्ड पेपर है उसमें हमने शैक्षिक प्रबंधन का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जो है विभिन्न स्तर पर जो शिक्षा का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन हो रहा है, कैसे शिक्षा व्यवस्था काम कर रही है, उसके का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हमने केंद्रीय शिक्षा प्रबंधन 3 स्तर मैंने बताए थे कि शिक्षा का मैनेजमेंट जो है ऑल इंडिया में 3 स्तर पे किया जाता है। पहला था केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था, केंद्रीय स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, और तीसरा है स्थानीय स्तर पर। ठीक है, तो हम केंद्रीय स्तर पर शिक्षा प्रबंधन किस तरीके से कार्य कर रहा है इसका हमने कल अध्ययन चालू किया था, प्रारंभ किया था। और जो है केंद्र में शिक्षा की व्यवस्था का किस तरीके से चलती है ये हमने किया था। केंद्र में जो है शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए एक शिक्षा विभाग अलग कार्य कर रहा है। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था तब आजादी से पूर्व लॉर्ड कर्जन जो है जो शिक्षाविद माने गए थे, उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा पर बल दिया और उन्होंने एक शिक्षा विभाग जो है अलग बनाया। धीरे धीरे वह शिक्षा विभाग प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा, उसमें परिवर्तन होता रहा और जैसे जैसे समय बीतता गया शिक्षा विभाग एक अपने प्रभुत्व के रूप में सामने आया और उसके अंदर बहुत से विभागों का कार्य भी, बहुत से कार्य सम्मिलित कर दिए गए और उन सब कार्यों को उस शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया जाने लगा। परंतु शिक्षा विभाग का कार्य बहुत बढ़ने के कारण बाद में उन विभागों को सभी को जो है अलग अलग विभाजित कर दिया। तो हम इसी में जो है अध्ययन कर रहे थे। आगे आज हम करेंगे कि 1957 में शिक्षा के अधीन 3 विभाग थे। शिक्षा के अधीन 3 विभाग थे। पहला है शिक्षा विभाग, दूसरा शारीरिक शिक्षा, तीसरा है औद्योगिक शिक्षा। औद्योगिक शिक्षा जो शिक्षा विभाग था वो उसके अधीन शारीरिक शिक्षा जो बालकों के डेवलपमेंट से संबंधित था, बालकों के शारीरिक ज्ञान से समझता था और जो फिजिकल ट्रेनिंग्स होती हैं वो सब कार्य इसी विभाग के अंतर्गत गए थे। औद्योगिक शिक्षा से मतलब है वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो बालक को व्यवसाय की ओर उन्मुख करती है, जो बालकों के भावी जीवन में वो किस व्यवसाय का चयन करेंगे, उस जो चयन कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स औद्योगिक शिक्षा कहलाती है। जैसे IIT है, ITI है और इंजीनियरिंग है, ये सारे आपके BEd है, ये सब औद्योगिक जो है, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर एक व्यवसाय की ओर उन्मुक्त कर रही है। तो ये 3 विभाग जो है शिक्षा के अधीन कार्य कर रहे थे। अब जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है किस तरीके से काम करता है। केंद्र में जो है शिक्षा का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अर्थात केंद्र में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके लिए एक शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की जाती है।
शिक्षा मंत्री होता है। वो शिक्षा से संबंधित समस्त योजनाओं को बनाने, उनको क्रियान्वित करने, राज्य स्तर पर उनको पहुंचाने का दायित्व उसके होता है। शिक्षा पर कितना खर्च होगा, कितना जो है आय होगी, कहाँ से जो है वित्त प्राप्त होगा, कौन सी नई नई योजनाएं हैं जो हमको इन फ्यूचर चलानी है, इन सब का काम जो है शिक्षा विभाग केंद्रीय स्तर पर करता है। वो जो है प्रधानमंत्री, जो मंत्रिमंडल के जिसके अधीन है मंत्री, जिसका वो प्रधान है, वो उन योजनाओं को उनको अवगत कराता है और उसके लिए उचित वित्त की, भौतिक और मानवीय संसाधनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। ठीक है, अब इसमें जो है शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा मंत्री केंद्र में एक शिक्षा मंत्री होता है जो शिक्षा से संबंधित कार्य योजनाओं को बनाता है। क्योंकि शिक्षा विभाग अपने आप में बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा विभाग है, इसके अंतर्गत बहुत सारे विभागों को भी सम्मिलित किया गया है। तो अकेले शिक्षा मंत्री जो है इसका कार्य नहीं कर सकता है, तो इसके कार्य को हल्का करने के लिए इसके सहायक के रूप में जो है कर्मचारी दिए जाते हैं जो शिक्षा से इन्हीं के साथ में मिलकर काम करते हैं। वह है शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव जो है वो शिक्षा मंत्री की सहायता करता है, क्योंकि कार्यभार बहुत है। अकेला शिक्षा मंत्री इतना, एक व्यक्ति इतना कार्य को नहीं संभाला, संपूर्ण भारत का, ऑल इंडिया की शिक्षा व्यवस्था को चलाना है। तो इसकी सहायता के लिए शिक्षा सचिव होता है और शिक्षा सचिव की सहायता के लिए भी दो व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जो है उप सचिव। ये चारों मिलके जो है शिक्षा व्यवस्था को, केंद्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को चलाने, उसको व्यवस्थित करने, उसके लिए नई नई योजनाएं बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था जो है इन चार व्यक्तियों के अधीन जो है कार्यरत रहती है। पहले शिक्षा मंत्री जो है प्रधानमंत्री से अपनी योजनाओं को बनाता है। शिक्षा सचिव और प्रधानमंत्री, ये शिक्षा मंत्री जो है और शिक्षा सचिव जो है, ये दोनों मिलकर शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाते हैं और योजना बनाने के बाद शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को उन योजनाओं से अवगत कराता है। उसके बाद में शिक्षा सचिव जो है, जब उसको परमिशन मिल जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, तो वो उप सचिव को उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और वो आगे से आगे पूरे राज्यों में, स्टेट में उन योजनाओं के बारे में जानकारी पर देते हैं और कैसे उनको क्रियान्वित करना है, इसका कार्य ये लोग करते हैं। इस प्रकार से जो है केंद्र में शिक्षा व्यवस्था कार्य करती है। इसके लिए एक शिक्षा मंत्री होता है। इस शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए जो है सचिव होता है, सचिव की सहायता के लिए उप सचिव होते हैं। अब है शिक्षा के कार्य को, केंद्र में शिक्षा के कार्य को, केंद्र में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके अलग अलग विभाग बनाए हैं, जिससे शिक्षा का जो कार्य है वो जो है सुचारू रूप से चल सके। तो इसके लिए कौन कौन से विभाग, मंत्रालय बने हैं जो शिक्षा के से संबंधित कार्यों को ही चलाते हैं। पहला है इसमें छात्रवृत्ति विभाग। छात्रवृत्ति विभाग, देखो जब शिक्षा व्यवस्था चलती है, शिक्षा विद्यार्थियों को अधिक से अधिक साक्षर करना, उनको अधिक से अधिक शिक्षित करना, ये सरकार का उत्तरदायित्व हो गया है। सरकार ये चाहती है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है निरक्षर नहीं रहे, वो शिक्षित हो, शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बने, अपने जीवन को व्यवस्थित सुचारू रूप से चलाए,
और अपना अधिकारों के बारे में जागरूक हो। वो अधिकार और के प्रति जागरूकता शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकती है। तो जो सरकार का एक उद्देश्य है कि भारत का हर व्यक्ति साक्षर हो, तो इसके लिए वो उनको जो निर्धन है, जो इतना पैसा नहीं कर सकते, सरकार उनको छात्रवृत्ति प्रदान करती है। तो छात्रवृत्ति से तात्पर्य है कि वो उनकी फीस देती है, ठीक है, उनको पढ़ने के लिए पैसा देती है। तो जो छात्रवृत्ति विभाग है, वो छात्रवृत्ति विभाग उस छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त कार्यों को देखता है। किसके लिए कितना पैसा कहाँ हमको लगाना है, पैसा कहाँ से आएगा, हम कैसे किस विभाग को कितनी छात्रवृत्ति देंगे, किस छात्रवृत्ति के अंदर कौन से बालक आएंगे, कौन सी जाति आएंगी इत्यादि सभी की व्यवस्था करना छात्रवृत्ति विभाग का दायित्व है, जो ये अपने अंदर करता है। पर जो है ये शिक्षा विभाग का ही कार्य, ठीक है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। तो छात्रवृत्ति विभाग जो है शिक्षा, इस विभाग को अलग कर दिया और ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। और ये सभी जो है शिक्षा के अंतर्गत उचित फीस से संबंधित जो काम है, जो छूट है, जो बालकों को उसके लिए अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए, वो उसकी व्यवस्था करना। दूसरा है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन विभाग। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें बालक का सर्वांगीण विकास माना जाए। और सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि बालक का फिजिकल डेवलप, बौद्धिक विकास के साथ साथ बालक का शारीरिक विकास भी शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। इसी के लिए जो पाठ्यसेगामी क्रियाएं जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखी जाती हैं, उसके अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। उसमें से जो जिसको जिस खेल में रुचि होती है, बालक उसमें अपनी एफर्ट्स लगाता है और अपनी प्रतिभा दिखाता है, और उसमें से ही खिलाड़ियों का चयन होते होते पहले राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर से नेशनल स्तर पर होता है। इस तरीके से एक बालक को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, बालक का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बौद्धिक विकास ही शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं है, बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत शारीरिक विकास भी आता है। और मनोरंजन करना, क्योंकि मनोरंजन बालक का एक मनुष्य के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम रूटीन कार्य जो लगातार करते रहते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं। तो क्योंकि हम परिवर्तन चाहते हैं, मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है, हर चीज में परिवर्तन चाहता है, कुछ नया इनोवेटिव चाहता है। तो मनोरंजन के माध्यम से बालक को एक अच्छा महसूस होता है, तो वो एक चेंज हो जाता है। और मनोरंजन करना, तो मनोरंजन करने के लिए सारे जो पाठ्यसेगामी क्रियाएं कराई जाती हैं। तो शिक्षा के अंदर कौन कौन सी पाठ्यसेगामी क्रियाएं होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उस होने पर बालक को कैसे मोटिवेशन के रूप में बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, इत्यादि योजनाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो विभाग है शारीरिक और मनोरंजन विभाग। तीसरा है प्रशासनात्मक विभाग। प्रशासनिक विभाग शिक्षा से संबंधित नीतियों को बनाता है, समय परिस्थिति काल के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है या नई योजनाओं को लागू करता है। तो ये विभाग उन योजनाओं को जो बनाई है उसका क्रियान्वयन सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका समय समय पर अवलोकन करता है और सभी संस्थाओं को नई योजनाओं से अवगत कराता है। इसके लिए ट्रेनिंग देता है और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने पर बल देता है। तो ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग जो है यही कार्य करता है। इसके बाद है प्राथमिक
और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी उसके माध्यम से ये नया एक कंसेप्ट आया था कि भारत के, क्योंकि शिक्षा सबको संपूर्ण साक्षर करना का उद्देश्य सरकार का जो है, उसके लिए सरकार ने जो एक व्यवस्था करी थी कि सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बालक की किसी भी प्रकार से कोई फीस नहीं लगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की, जिससे वो बेसिक शिक्षा जो है बालक बेसिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सके, निरक्षर नहीं रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति से ही जो है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य है कि हाथ का काम, जो महात्मा गांधी ने उनका एक उद्देश्य था कि बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाना। तो बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य है कि बालक शिक्षा प्राप्त करके कोई एक अपना रोजगार प्राप्त कर सके, इसके लिए उनको प्रशिक्षण देना, उसके लिए उनको समय समय पर नए नए प्रशिक्षण प्रदान करना, रोजगार उन्मुख, ठीक है। तो इस प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा विभाग है, उसमें जो है बालक के वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ाने, व्यवसाय से संबंधित ज्ञान को जागरूक करने पर बल दिया जाता है। इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है, इसका कार्य जो है 10वीं मतलब स्कूलिंग एजुकेशन से तक है, ठीक है, मतलब 10वीं और 12वीं। उनके 10वीं 12वीं में जो नए नए इनोवेशन होते हैं, बालकों को उनमें आगे बढ़ने के लिए जो जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, ये माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था जो निदेशक होते हैं, जो जिसका मुख्यालय हमारे यहाँ पे जो है बीकानेर में है, तो वहाँ का निदेशक जो है इससे संबंधित समस्त कार्य, इस स्तर का 10वीं से लेकर 12वीं तक की एजुकेशन का दायित्व सारा इनके ऊपर होता है। ये इसमें परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, इसके लिए उचित वित्त की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगला विभाग है हिंदी विभाग, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमारा सारा स्टडी मटेरियल जो है गवर्नमेंट स्कूलों में स्टडी मटेरियल जो है हिंदी में ही उपलब्ध होता है। तो हिंदी विभाग जो पुस्तकें छपती है, जो पुस्तकें मुद्रित हो रही हैं, उससे संबंधित उनको पढ़ता है, उनका मूल्यांकन करता है, और हिंदी विषय से संबंधित जो नए नए शोध हो रहे हैं, जो साहित्य उपलब्ध कराया जा रहा है, ये सब कार्य जो है हिंदी विभाग द्वारा किए जाता है। इसके बाद है शोध विभाग। शोध प्रकाशन, जो नए नए आर्टिकल्स, विषय से संबंधित आर्टिकल्स विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित होते हैं, उसके लिए जो पुस्तकें बनती हैं और उनको मोटिवेशन के लिए जो कार्य किया जाता है, शोध विभाग जो है नई नई शोध पर बल देता है। ये शिक्षा से संबंधित इनोवेशन की खोज करने का काम करता है, जो शिक्षा में नवाचार के माध्यम से या कुछ खोज कर एक अमूल्य निधि लाता है, ठीक है। इसके बाद है समाज कल्याण विभाग। कल्याण विभाग शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य समाज के सुधार के लिए किए जाते हैं, जो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, वो समाज कल्याण विभाग द्वारा किए जाते हैं। जो छात्रवृत्ति कराता है, समाज कल्याण विभाग दायरा लिमिट करता है कि कौन सी कास्ट इस कैटेगरी में आ रही है, किसको जो है छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसकी स्थिति खराब है, ये सब काम समाज कल्याण विभाग द्वारा कराया जाता है। इस प्रकार से ये सारे विभाग जो है केंद्र स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को चलाने में योगदान देते हैं, और केंद्रीय स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें के अंतर्गत इन सब विभागों पर कार्य शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में भी किया
केंद्र स्तर पर शिक्षा से संबंधित कार्यालय पहला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। दूसरा है राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा। तीसरा है समाज कल्याण विभाग। चौथा है पाठ्य पुस्तक अनुसंधान विभाग। इस तरीके से जो है केंद्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था कार्य करती है और शिक्षा जो है से संबंधित जो भी योजनाएं हैं केंद्र में निर्धारित होती हैं और केंद्र सरकार जब उन योजनाओं को बना लेती है तो राज्य स्तर पर राज्यों को समस्त जितने भी राज्य उस इंडिया के अंदर हैं उन सब के शिक्षा मंत्रियों को जो है उस योजनाओं से अवगत कराती है और स्टेट के शिक्षा मंत्री जो होते हैं अपने स्टेट की परिस्थिति आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। इस प्रकार से जो है शिक्षा व्यवस्था अपने एक विस्तृत रूप में कार्य करती है। अब है केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधित कार्य। ठीक है, केंद्र के शिक्षा से संबंधित कार्य में पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो केंद्र के अधीन जो 9 विश्वविद्यालय हैं सबसे बड़े उन विश्वविद्यालयों का संचालन करना यानी उनकी व्यवस्था करना, उन पर नियंत्रण रखना, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। दूसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय को अनुदान देना। तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का संचालन
करना। चौथा है अन्य देशों से शैक्षिक व सांस्कृतिक संबंध बनाना। इस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था है, केंद्र सरकार के कार्य जो है वो शिक्षा से संबंधित कार्य इन पे कार्य करता है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में केंद्र ही, क्योंकि समस्त योजनाएं केंद्र में बनती हैं, उनका नियंत्रण, राज्यों पर भी नियंत्रण केंद्र सरकार के माध्यम से ही लगता है। राज्य सरकार जो है केंद्र से जो ऑर्डर प्राप्त होता है उन्हीं ऑर्डरों को फॉलो करता है और शिक्षा व्यवस्था सभी जो विभाग है उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। इस प्रकार से जो है शिक्षा व्यवस्था अपने को सुधारने में केंद्र सरकार कार्य करती है। अब आज का गणित कार्य है केंद्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को समझाइए। साथ ही घर में